हेलो गाइस, दिस साइड खुशी कुमारी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड इसके अंदर कम से कम 9 यूनिट्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कुछ पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे तो भाई हमारा पूरा चैप्टर ही कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है। चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट की पहले शुरुआत में डेफिनेशन जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। इससे पहले हम सेक्शन जानेंगे, जो कि मैंने ओवरव्यू में आपको बता रखा है। इस चैनल पे जाके देखिए, आप सर्च करिए ओवरव्यू में, आपको सारे सेक्शंस, टॉपिक के सारे सेक्शंस भी गिवन होंगे वहाँ पे। पहले उसको याद करेंगे ना तो आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंडर आता है। अगर इसका हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसमें हम अग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अग्रीमेंट से। एन अग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई के अंडर आता है। अगर इसका हम डेफिनेशन का बात करें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉमिस और कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जब भी किसी तरीके का कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के बीच में, तो उसको अग्रीमेंट कहा जाता है। समझ आया? अब जैसे कि बिट्टू है, बिट्टू ने बिट्टी से बोला कि ऐसा है कि मैं तुमसे तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ। अगर बिट्टी भी इस चीज पे कंसर्न दिखाती है कि हाँ भाई तुम ले सकते हो, लेने के बाद जब उनका प्रॉमिस फॉर्म हो जाता है, प्रॉमिस फॉर्म होने के बाद ना वो अग्रीमेंट के रूप में सामने आता है, तो उसको अग्रीमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेन देन हो रही है। अगर बिट्टू ने उसकी बाइक लेने की बात करी है तो बिट्टी भी अगर उससे मान लो उसे चार्ज करती है 2 लाख रुपए अपनी गाड़ी का, तो उन दोनों वो दोनों कुछ ना कुछ लेन देन कर रहे हैं। अब बात आती है प्रॉमिस की। चलिए अगला डिफाइन करते हैं प्रॉमिस का, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंडर आता है। अब इसका डेफिनेशन को देखा जाए तो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposals when accepted becomes a promise. अगर कोई भी इंसान अगर प्रपोजल देता है सामने वाले को, और सामने वाला जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है अगर वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देता है, अपनी सहमति दे देता है, सहमति देने के बाद तो वो प्रॉमिस के फॉर्म में बनने के बाद एग्रीमेंट बनता है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं प्रॉमिस के बारे में। देखिए यहाँ पे एक दोबारा डेफिनेशन दी गई है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए किसी इंसान ने, मान लीजिए बिट्टू है, बिट्टू ने बिट्टी के लिए किसी भी तरीके का प्रपोजल बनाया, जो कि बाइक के लिए भी था। मैंने आपको एक प्रीवियस में बताया कि बिट्टू ने बिट्टी का बाइक लेने के लिए उसको प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम अपनी मुझे बाइक दे दो। signifies his assent on the proposals when which is made to him, जो के लिए उसके लिए बना था। द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, अगर बिट्टी उस चीज को एक्सेप्ट कर देती है, एक्सेप्ट करने के बाद अगर बिट्टी उसको बता देती है कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर प्रपोजल, एक्सेप्टेड प्रपोजल्स बिकम प्रॉमिस, तो उसके बाद जो ये एक्सेप्टेड प्रपोजल है ना, वो प्रॉमिस के फॉर्म में बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस। अगर अग्रीमेंट हमें बनाना है किसी भी तरीके का, तो उसके लिए सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मैं फिर से बता देती हूँ, कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना। अगर मैं तो अगर मान लीजिए बिट्टू शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर को अगर वो 5 रुपए देगा तभी ना शॉपकीपर उसे एक पेन देगा, तो बस इसे ही कंसिडरेशन कहा जाता है। अब बात आती है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर हम एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ को अगर हम सिंपल सेंटेंस में कहना चाहते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक लीगल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। चलिए अब देखिए, अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ।
मतलब कि ऐसा अग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ना लीगल ऑब्लिगेशन होना मस्ट है, होना ही चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए अग्रीमेंट में भी जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए और प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना मस्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, इस इन एग्जांपल्स को समझते हैं। A agrees with B to sell car for rupees 2 lakh to B. Here, A is under an obligation to give cars to B, and B has right to receive the car on payment of rupees 2 lakh, and also B is under an obligation to pay rupees 2 lakh to A, and A has right to receive rupees 2 lakh. A अपनी कार बेचना चाहता है B को, और B भी इसके लिए सहमत है कि भाई ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब ए अपनी कार सामने वाले बी को दे सकता है, लेकिन उसके बदले उसे 2 लाख रुपए लेने होंगे, और बी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 2 लाख रुपए देगा। तो यही कंसिडरेशन कहा जाता है, इसी इसी चीज को ही कंसिडरेशन कहा जाता है, किसी भी चीज के बदले किसी और चीज का लेना। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर देखें, फादर प्रोमिसेस हिज सन्स टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 every month, but he refuses to pay later. The son cannot recover the same in court of law, as this is a social agreement. This is not created an intention to create legal relationship, and hence it is a not a contract. अब देखा जाए तो मान लीजिए अगर इसी एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि फादर ने अपने सन को कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये दूंगा। अब अगर पापा मना कर देते हैं, उसके फादर मना कर देते हैं कि मैं अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो वो बेटा कोर्ट में जाके किसी भी तरीके का मनी क्लेम नहीं कर सकता। वो भी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इट इज अ सोशल अग्रीमेंट। यहाँ पे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप, क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एंड हैंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कि कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। जहां पर सोशल अग्रीमेंट आ जाता है वो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती है, जो कि एक बेसिक सी चीज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले को शुरुआती दौर में ही पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं चीजों से डील करता है जो कि लीगल ऑब्लिगेशंस बनाता है, जहाँ पे लीगल ड्यूटीज होती हैं। सोशल अग्रीमेंट जहाँ पे भी होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। चलिए अब डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट के कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते हैं। पहले तो मीनिंग की बात आती है जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। अग्रीमेंट अग्रीमेंट का अगर हम मीनिंग की बात करें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सारे के सारे प्रॉमिस और सारे के सारे सेट ऑफ प्रॉमिस जब भी किसी तरीके का कंसिडरेशन बनाते हैं दोनों के बीच में, तो वो अग्रीमेंट कहलाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट का होने के लिए अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना मस्ट है। अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी होना मस्ट है। अगर यहाँ पे सोशल भी आ जाता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर हम अग्रीमेंट का बात करें तो इसका स्कोप काफी ज्यादा वाइडर है। ऐसा क्यों? वाइडर इसलिए है क्योंकि वो लीगल और सोशल अग्रीमेंट दोनों इंक्लूड होता है एग्रीमेंट में। बट इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज इन ए नैरो सेंस, काफी ज्यादा छोटा होता है इसका सेंस स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लीगल एनफोर्सेबिलिटी अग्रीमेंट का ही बात किया जाता है। अब बात आता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का बात करें तो जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट में हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन ही बनाया जाए, ऐसा नहीं है। बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हम अग्रीमेंट का नेचर का बात करें तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसको बात में डीपली में समझें तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है यहाँ पर कि यहाँ पे लीगल और सोशल अग्रीमेंट दोनों होते हैं। तो इसलिए एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट का होना मस्ट है। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो अग्रीमेंट में आएंगे, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि सेक्शन 10 में दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, बट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि ना सेक्शन 10 में नहीं दिए गए, लेकिन उसको अभी भी पढ़ा जाता है और उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिया गया, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टू पार्टीज, सेकेंड टॉपिक, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को बनाने के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम गिवन इन सेक्शन 10 के बारे में बात करें तो अग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, लीगल ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड एज पर सेक्शन 24 टू 30 एंड 56 ऑल्सो। चलिए अब पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। टू पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कम से कम दो लोगों का तो होना जरूरी है, तो इसलिए टू पार्टीज शुड बी मस्ट। वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद हिमसेल्फ, अब इसमें कहा भी जा रहा है वन कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद हिमसेल्फ, कोई भी एक इंसान अपने साथ ही कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए शॉपकीपर है, खुद को ही सामान नहीं बेच सकता है वो, उसके लिए सामने वाला दूसरा इंसान चाहिए होगा उसे। A contract involves at least two parties. One party is making the offer, another party accepting it. A contract may be made by a natural person and by the person having legal existence. Example, companies, universities, etc. It is necessary remember that identity of the parties must be ascertainable. अब चलिए देखिए कुछ अलग बात भी इसमें दे रखी है। पहले तो कहा कि कोई भी एक इंसान खुद के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, और ये दूसरी बात ये बोली गई है कि एटलीस्ट कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें एक पार्टी ऑफर बनाती है, दूसरी पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करती है। और जो भी बनाया गया है ना ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑफर दिया गया जिस इंसान को, जिस इंसान ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए या फिर कोई पर्सन हैविंग लीगल एक्सिस्टेंस, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका लीगल एक्सिस्टेंस होना चाहिए, और जो ये हो सकती है वो है कंपनीज। पर्सन के बाद जो चीज कर सकती है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो होती है कंपनी। कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, यूनिवर्सिटीज भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हमारे हमें याद रखने के लिए कि आइडेंटिटी ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही करें, नेचुरल नेचुरल में आती है कंपनीज भी, नेचुरल लीगल एक्सिस्टेंस में। चलिए अब एग्जांपल पढ़ते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज। अगर हमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें सेल करना है तो उसमें कम से कम दो पार्टीज होनी ही चाहिए। सेलर अपने साथ ही, सेलर ही बायर नहीं हो सकता, सेलर के लिए, सेल करने के लिए बायर होना चाहिए, वो भी दूसरा इंसान, डिफरेंट पर्सन। चलिए अब सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic types of agreements are not enforceable in courts of law and hence they do not result into contract. मतलब अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए कम से कम दोनों जो पार्टीज होंगी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीगल ऑब्लिगेशंस, आई मीन लीगल ड्यूटीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन इसमें सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ जो अग्रीमेंट हुआ होते हैं इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले मैंने आपको बताया कि सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स किसी भी तरीके का इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं आता है, कोर्ट्स में भी इसकी सुनवाई नकार दी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत फेमस एग्जाम्पल है और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। A husband agrees to pay to his wife certain amounts as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create legal relationship. अब ये जो
कुछ एग्जाम्पल बोला गया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं फिर से कह रही हूँ। एक हस्बैंड होता है, वो अग्री होता है कि अपनी वाइफ को हर महीने वो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस के फॉर्म पे अमाउंट भेजता रहेगा अब्रॉड से। और एक महीना ऐसा होता है कि हस्बैंड ने अपना ना अमाउंट जो भी उसने प्रॉमिस किया होता है वो फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है पैसे देना। तो वाइफ जाती है कोर्ट में, स्यू कर देती है। स्यू का मतलब होता है केस कर देती है, किसने इस इंसान ने मेरे को पैसे नहीं दिए। अब कोर्ट भी उस चीज को नकार देता है, बोलता है कि भाई एक बात बताओ, आपका हस्बैंड वाइफ का मैटर है, सोशल मैटर है, तो आप इस चीज को कैसे केस के फॉर्म में सामने ला सकते हो? ये तो कोई रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा है, तो इसको माना नहीं जाएगा कोर्ट में। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, मिस्टर लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन। इफ if the pa- if the son passes the C exam, on passing the exam the son claims the money. Here the son could not recover as it was a social agreement. अब मिस्टर लेखपाल हैं, उन्होंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि वो 5 लाख रुपए उसको देंगे अगर वो सीए का एग्जाम क्लियर कर जाता है। वो सीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद जब अपने पापा से मांगते हैं कि पापा मुझे पैसे दो, मैं पास हो गया, द सन कुड नॉट रिकवर, अगर पैसा नहीं रिकवर कर पाता है ना अपने पापा से वो, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता भाई। वो कोर्ट में जाएगा तो सोशल अग्रीमेंट कहा जाएगा, सोशल अग्रीमेंट होगा तो वो केस ही नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि अपने बालफर वर्सेस बालफर में अभी पढ़ा, हस्बैंड और वाइफ का केस, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर केस है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। 3. Other formalities to be compiled with a certain cases. A contract may be written or spoken. As to legal effects, there is no difference between a written contract and contract made by words of mouth. देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो लिखत में ही हो, उसको बोल के भी हो सकता है भाई कॉन्ट्रैक्ट। बट मैं सजेशन दूंगी, लिखने वाला बहुत ज्यादा सेफ होता है। लिख जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा सेफ होता है, बहुत बहुत ज्यादा सेफ होता है, बट माना दोनों चाहते हैं। लेकिन अगर स्पोकन है तो स्पोकन के लिए एविडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई तुमने बोला है, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, ऐसे एविडेंस होने ही चाहिए, है ना। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। अगर देखो यहाँ पे भी बोला गया है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन, रिटर्न में होना ही चाहिए। In the case of certain content, some other formalities have to compile with to make agreement legally impossible. अगर रिटर्न फॉर्म में होगा तो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है जिसको करना होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसे रिटर्न फॉर्म में होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, वैलिड ही नहीं माना जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू और इंडेफिनिट। जो कोई भी अग्रीमेंट है ना उसे सर्टेन निश्चित होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि तुम ए ने बी को कुछ बोला और बी कुछ और समझ रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, बिट्टू है, बिट्टू ने बिट्टी को बोला कि मैं तुझे अपनी कार दूंगा। बिट्टी, अब बिट्टू के पास दो कार है, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की। बिट्टू बात कर रहा है ब्लू कलर की कार के बारे में, लेकिन बिट्टी को लगा कि भाई इसके पास तो शायद एक ही कार है रेड कलर की कार, उसने रेड कलर की कार देख रखी है। अब दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, सर्टेनिटी होनी चाहिए, वो वैग्यू नहीं होना चाहिए और इंडेफिनेट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। ए अग्री है सेल करने के लिए बी को 100 टन ऑफ ऑयल। देयर इज नथिंग क्रिएट इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। अब देखिए इसके अंदर शो करने की जरूरत भी नहीं है। अब जिस तरीके की ए के पास है वही ना बेचेगा, और बी अगर उस चीज के लिए क्लियर है कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं लूंगा वो ऑयल। अब सेकंड नाइन्थ एग्जांपल देखते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड agreed to lease the land to Mr. A for indefinite year.
द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर द पीरियड्स ऑफ लीज इट इज नॉट मेंशन। अब यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। The term of the term of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced। मतलब कि अगर हम किसी भी तरीके का अग्रीमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो उसकी पॉसिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम कह रहे हैं कि भाई तुम अगर मान लो बिट्टू बिट्टी से कह रहा है कि तुम राहुल को लेके आओ तभी मैं ये अग्रीमेंट पे साइन करूंगा, या फिर अग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ तुम्हें राहुल को लेके आना है और राहुल पता चला कि मर चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऐसा कुछ अग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कि जिसकी पॉसिबिलिटी हो सके। अब एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10, ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब कैसे मान सकते हैं भाई ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से क्या मैजिक खजाना निकालेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं जो कि सेक्शन 10 में दे रखा है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पुराने में पढ़ा है कि ऑफर होगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा, प्लस कंसिडरेशन भी होगा, तब जाके वो अग्रीमेंट बनेगा। एन अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। According to Section 2 Clause E of Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promise forming consideration for each other, it is an agreement। अब proposals when accepted, जब किसी भी तरीके का proposals एक्सेप्टेड होगा प्रॉमिस बनने के लिए तो प्रॉमिस बन जाएगा। किसी भी तरीके का प्रपोजल एक्सेप्टेड होगा तो प्रॉमिस बन जाएगा, जो कि सेक्शन 2 क्लास बी के अंडर आता है। तो ऑब्वियस बात है हमने ये ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड टॉपिक आता है फ्री कंसेंट, ये न्यू टॉपिक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्रीज अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज identity of mind in understanding the term of free as consequences ad idem। Further, such consent must be free। अब इसका मतलब ये है कि दो या फिर उससे ज़्यादा इंसान अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ कि दोनों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ए ने बिट्टू ने बिट्टी के कनपट्टी पे बंदूक रख के कह रहा है कि ऐसा है कि तुम्हें अपनी कार मुझे देनी है, अपनी कार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन करके मुझे दे दो, ये लो, है ना। तो ऐसा करने पे नहीं माना जाएगा। वहां उस टाइम पे फ्री कंसेंट है ही नहीं, सामने वाला जोर जबरदस्ती से कर रहा है, साइन करवा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री कंसेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सामने वाला फ्री कंसेंट से साइन करके दे रहा है कि लो भाई मैं तुम्हें अपने कार के डॉक्यूमेंट्स को साइन करके दे रहा हूँ तुम्हें, तो वहां पे फ्री कंसेंट होना एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। कोलिजन नहीं होना चाहिए किसी भी फ्री कंसेंट में, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कोलिजन मतलब जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि वो भी जोर जबरदस्ती के ही फॉर्म में आता है। फ्रॉड मतलब किसी को धोखा दे के नहीं करना है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ गलत बताकर किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाना है। और मिस्टेकली तो खैर वाइड बन जाता है, बट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरिजन, ये सब क्राइम के फॉर्म में आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका थर्ड टॉपिक है पार्टी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अब इसका मतलब क्या है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैप चलिए पहले रीड कर लेते हैं सेंटेंसेस। Capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract। Section 11 of the Indian Contract Act signifies that every person is competent to contract who is the age of majority according to the law to which he
is subject and B is a sound of mind. C is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. इसका मतलब ये है कि इन कोई भी पार्टी अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो उसका एक पहली बात कि उसका पर्सन होना बहुत ज़्यादा एलिजिबल है। दूसरी चीज़ कि जो भी इंसान किसी भी तरीके के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, साउंड माइंड का होना चाहिए। अब साउंड माइंड का मतलब होता है कि जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल सही हो। अनसाउंड माइंड पर्सन बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बाय द लॉ। अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, अनसाउंड माइंड है, या फिर 18 प्लस से माइनर है, मेजर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशंस में कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्वालिफिकेशन ए refer to the age of contract person, the person entering the contract must be 18 year of age। मतलब कि किसी भी तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कोई भी पर्सन तो उसका 18 प्लस होना मस्ट है। अगर वो 18 से नीचे की एज में है, माइनर है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनकम्पिटेंट है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकेंड, क्वालिफिकेशन बी रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी अ साउंड माइंड। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए साउंड माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके का अनसाउंड माइंडनेस है, जैसे कि अ ल्यूनेटिक, अ इडियट, अ ड्रंकन पर्सन और एन द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट इज नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ऐसे इंसान साउंड माइंड की लिस्ट में नहीं आते हैं। क्वालिफिकेशन सी के बारे में बात करें तो रिक्वायर्स दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय स्टेटस। ऐसा कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता भाई जो अपने स्टेटस से ही गिरा हुआ है, डिस्क्वालिफाइड है, लॉ ने उसको निकाल के फेंक दिया है कि भाई तुम नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा इंसान कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। सच पर्सन ऑल्सो एन एलियन एनिमी। ऐसे कुछ इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। चलो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। एन एलियन एनिमी, ऐसे लोग जो एलियन एनिमी होते हैं, किसी और देश से कॉन्ट्रैक्ट करने आए होते हैं। फॉरेन सॉवरेजन कन्विक्ट, ऐसे लोग नहीं कर सकते, दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब तक वो ऐसे फॉर्मेलिटीज जो रिक्वायर्ड है लॉ में, कि ऐसे लोग जब तक कोई फॉर्मेलिटीज जो लॉ में दी गई है तब तक उसे पूरा नहीं कर सकते, तब तक वो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ही नहीं ले सकते। अब फोर्थ टॉपिक आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में तो हमने पता नहीं कितनी बार चर्चा कर लिया है। कंसिडरेशन मतलब होता है किसी भी चीज का भाई क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ लेने के बदले कुछ देना। A valuable consideration is the sense of law may consist either in some right, interest, profit, or benefits accruing to one party, or some forbearance, determinant loss or responsibility given, suffered, or undertaken by the other। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट्स को देखा जाता है। अगर मान लीजिए बिट्टू है, प्रीवियस एग्जांपल की बात करते हैं, बिट्टू ने बोला बिट्टी से कि ऐसा है तो मुझे अपनी गाड़ी दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। और बिट्टी भी इस चीज के लिए भाई सहमत है। बिट्टी की नजर में ये है कि मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, मैं बेच दूंगा, मैं बेच दूंगी अपनी गाड़ी और उसके बदले मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। वैसे मैं बेचने का सोच रही थी। तो दोनों का मकसद पूरा हो रहा है, बिट्टू को उसकी गाड़ी लेनी है, बिट्टी को पैसे चाहिए, तो कंसिडरेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। ले लेन एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100। वही सेम एग्जाम्पल लाइक दिस, बी प्रॉमिस टू पे 100। बी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा बुक के बदले, और ए प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बुक दे दूंगा 100 रुपीज के बदले। तो वही बात है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। जो भी कंसिडरेशन हो रहा है लेन देन वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम चरस गांजा बेच रहे हो और बोल रहे हो कि भाई कंसिडरेशन हो रहा है, मैंने तुम्हें चरस गांजा बेचा, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ये लॉफुल कंसिडरेशन थोड़ी है भाई।
अगर हमें कंसिडरेशन करना है तो लॉफुल होना मस्ट है उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो भी उद्देश्य है तुम्हारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, और जो भी तुम काम कर रहे हो वो लॉ की नज़र में लीगल होना चाहिए। तो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। क्या बोला मैंने, यही ना बोला। जो भी कंसिडरेशन कर रहे हो या फिर किसी अपना जो उद्देश्य रख रहे हो अग्रीमेंट बनाने के लिए, वो लॉफुल होना चाहिए, कानून की नज़रों में बिल्कुल जायज़ होना चाहिए। Section 23 states that the consideration or object is not lawful if the prohibited by law. It is such as would defeat the provisions of law. अगर किसी भी अग्रीमेंट में कंसिडरेशन अनलॉफुल है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है जो भी तुम अग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो तो वो फ्रॉडुलेंट में गिना जाता है। इंजरी ऑफ द पर्सन, जैसे कि मान लो फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ, किसी इंसान को जख्मी कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को जख्मी कर रहे हो, ऐसे तरीके की अगर अग्रीमेंट बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनलॉफुल है और ये कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। तो इस मामले में ना सजा भी मिल सकती है भाई, पनिश्ड भी हो सकते हो, क्योंकि ये काम ही इमोरल है। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप prosecution institute against B for robbery and B promised to restore the value of things taken. The agreement is a void. यहाँ पे देख लीजिए, कुछ रॉबरी का सामान रखने के लिए ए प्रॉमिस कर देता है हाँ मैं रख दूंगा, बी इसको बोलता है ठीक है तुम रख लेना, तो ये अग्रीमेंट इज वॉइड है, क्योंकि इसके अंदर काम ही अनलॉफुल हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल है, कानून की नजर में काम ही गलत है ये। अगर आगे जाके चलो एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई एक इंसान है, उसने चोरी के फोन अपने पास रख रखा है, अगर कोई और इंसान आके वो चोरी का फोन अगर चोरी करके लेके चला जाता है ना, और उसको वो पकड़ भी लेता है और वो मानने को रेडी नहीं कि मैंने चोरी किया है, तो उसको कोर्ट में अगर वो लेके जाता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट बोलेगा तुमने चोरी कर रखी है, इस इंसान ने भी चोरी की, दोनों को सजा मिलेगी भाई, क्योंकि काम ही ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कानून की नजरों में वॉइड हो। द अग्रीमेंट एंटर्ड must be must not be which the law declared to be entirely illegal and void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effect. मतलब कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट बनाओ ही मत जो कि void हो जाए। तो इसलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, उसके अंदर वाइडनेस का होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लो इलीगल बना हुआ है, इलीगल अग्रीमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कानून की तो उल्लंघन कर रहे हो भाई तुम। अगर वाइड अग्रीमेंट है तो उसके मामले में तो एक पल को आपको छोड़ भी दिया जा सकता है, बट अगर हम इलीगल काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट आपको नहीं छोड़ेगी। अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो कि भाई मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मेरे को अपनी ये कार नहीं दी, तो मैं मर जाऊंगा और मैं ये लिख के चला जाऊंगा कि तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से मैं मरा हूँ, तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हारी वजह से मरा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके बारे में कोर्ट को पता चल जाता है ना, तो उस इंसान को जो धमकी दे रहा है उसको सजा मिलेगी, है ना। चलिए आज का यहीं पे समाप्त करते